अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आज की मजलिस में भी आपको दिए जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल हमारी नज़रों के सामने है वो है मोहम्मद आरिफ़ का सवाल। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एक कस्टमर मेरी दुकान पर आया, जो सामान उसको लग रहा था उसने वो ख़रीदा, फिर मैंने उसको उसका सामान दे दिया, लेकिन जब वो वापस होने लगा तो वो शख्स अपना मोबाइल फ़ोन मेरी दुकान पर ही भूल गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ ये है कि वो जो मोबाइल है जिस कस्टमर का है आप उसको रिटर्न कर दें। अब आप ये सवाल करोगे कि वो कस्टमर तो मेरी पहचान वाला नहीं है, वो कोई अननोन शख्स था, तो फिर यहाँ पर भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको सामने से किसी बंदे की कॉल आती है तो आप कॉल को रिसीव करें, उसको पूछें भाई ये मोबाइल किसका है, आपने किसको फ़ोन लगाया है, फिर उसको पूरी बात बतला दे कि फ़ला फ़ला बंदे का मोबाइल मेरी शॉप पर, मेरी दुकान पर रह गया है, आप उसको इत्तला दे दो। उसके कोई फ्रेंड होंगे, उसके घर वाले लोग होंगे, उसको इत्तला दे दो, वो यहाँ पर आकर मोबाइल ले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसका लॉक खुला हुआ है, वैसे तो मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में कोई बंदा अपने मोबाइल को अनलॉक रखे, ये मुमकिन नहीं है, तो कोई आप कॉल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि वही बंदा जब वो कहीं और चला जाएगा, अपने घर पर चला जाएगा, जब वो देखेगा कि मेरे जेब में मेरा फ़ोन ही नहीं है, तो घबराहट के मारे वो अपने रिश्तेदारों, अपने वालिदैन, अपने बच्चे, किसी का भी फ़ोन लेगा और उस पर कॉल करेगा और कहेगा कि भाई मेरा मोबाइल कहाँ है। आप उसको बतला दीजिए कि भाई आपका मोबाइल यहाँ पर है, वो आएगा, मोबाइल लेकर जाएगा। आज के दौर में अगर किसी बंदे का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है और जिस बंदे को मिलता है अगर वो वाक़ईतन ईमानदार शख्स है तो उसकी वापसी 100% तौर पर मुमकिन है। इसलिए आरिफ भाई, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है और आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा खुद आएगा, आपके पास से अपना मोबाइल ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन याद रहे कि आप उस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ ना करें, उसको ऑन रखें और अगर डिस्चार्ज होने के करीब है तो उसको चार्जिंग पर लगा दें ताकि फ़ोन जल्द अज जल्द आ जाए। और अगर लग रहा है कि नहीं, इसका कोई लेने वाला ही नहीं है, उसकी इनकमिंग बंद है, उसकी आउटगोइंग बंद है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको उसकी रिपोर्ट लिखवाएं। उसके जो EMI नंबर होते हैं वो जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके पास दे दे, वो ख़ुद उस आदमी को ढूंढेंगे और उस तक वो सामान, वो मोबाइल पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो मोबाइल उसके मालिक तक ज़रूर पहुंच जाएगा। आपको भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मोबाइल की बात हुई। इसके अलावा अगर कोई सामान रह जाता है, मान लीजिए वो बंदा आपके यहाँ से 1000 रुपये का कोई सामान ख़रीदा और सामान ही भूल गया। हम भी बहुत सारे दुकान में भूल जाते हैं, होता है ऐसा। या फिर आप दूसरी कोई दुकान से सामान लाया था और वो सामान आपके यहाँ पर भूल गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो सामान खुद आप अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि उसको उसके मालिक तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ज़िम्मेदारी निभाने के बहुत सारे तरीक़े, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह आप उसके इश्तिहार डाल सकते हैं, उसके वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं, उसके पोस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के दौर में कोई सामान अगर गुम जाता है, जिस बंदे को मिलता है, तो वो बंदा अगर ईमानदारी के साथ उसके मालिक तक वो सामान पहुंचाने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह एक न एक वक्त, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो सामान उसके मालिक तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिस आदमी को मिलता है उसके लिए क़तअन इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर दूसरे को इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हों वो ख़ुद अपने इस्तेमाल में लाए, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ठीक है, छारी भाई के बाद अगला सवाल किया है टेक समाधान ने। देखिए टेक समाधान साहब, आपका जो भी नाम है, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि जब भी हम कोई कमेंट करें तो नीचे अपना नाम लिख दें ताकि समझ में आए कि हम कौन हैं और हमारा जो जवाब मिलने वाला है किस हैसियत से मिलने वाला है। खैर, तो देखिए टेक समाधान का सवाल है। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, ये जो बाल्टी होती है, बाल्टी से मग के ज़रिए से पानी लेकर नापाक जूते को मैंने धोया, बहुत देर तक ब्रश के साथ उसको धोता रहा। ठीक है, उसके बाद वो जूता पाक हो जाएगा और पानी मग से बहा दे, प्लीज़ रिप्ले। इस तरीके से पाक हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल,
अगर आपके जूते के ऊपर कोई नजासत लगी है, गंदगी नापाकी लगी है, और जो प्रोसेस आपने बतलाई है कि आपने उसके ऊपर पानी डाला, फिर अच्छी तरह उसको रगड़ा, मसला, घिसा, उसके ऊपर की जो नजासत थी, जो नापाकी गंदगी थी, वो रिमूव हो गई है, तो फिर आपका वो जो जूता है, जो आपका शू है, वो बिल्कुल पाक हो गया है। ठीक है, इसमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नालैन शाहिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आप हेल्प करिए, पहले भी क्वेश्चन कर चुकी हूँ। एक एक कपड़े को धोने पर बड़ा टाइम लग जाता है। फ़र्श से वो जो छींटे उड़ते हैं, उन छींटों का क्या हुक्म होता है? बिकॉज़ पानी के जो छींटे होते हैं वो बढ़कर जो कपड़ा धो रहे होते हैं उससे पानी उड़ जाता है। देखिए नालैन भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझको समझ में आया है आपका कमेंट पढ़ के कि आप छींटों से बड़े परेशान हो। ठीक है, आपके पास एक कपड़ा है, आप उस कपड़े को धो रहे थे और उससे उड़ने वाली जो छींटे हैं, हमारे जितने भी मर्द हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, वो कपड़ा धोती हैं तो उन्हें पता है कि कपड़ा धोते वक्त छींटे उड़ते हैं आपके चेहरे पर, आपके सर पर, बालों पर, शोल्डर्स पर, आपके पूरी जो सामने वाला जो बॉडी का हिस्सा है वहाँ पर उड़ते हैं, साइड में उड़ते हैं। तो इससे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी का एक बहुत सुपर पावर हल है। वो हल ये है कि आपके पास जो भी कपड़ा है, ठीक है, जो भी कपड़ा, ये पूरा के पूरा कपड़ा नापाक नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। इसका एक हिस्सा, सेंटर का, साइड का कोई तो भी हिस्सा उसका नापाक है। तो आप एक करें कि जो हिस्सा नापाक है ना, मान लीजिए ये वाला हिस्सा नापाक है, तो सबसे पहले इस हिस्से को सब कपड़े में ना डालें। इस हिस्से को सबसे पहले आप तन्हाई में एक अच्छी तरह उसको धो लें। धो करके उसके ऊपर की जो नजासत है वो ख़त्म कर दें। नजासत ख़त्म हो गई है। अब आपका इतना बड़ा कपड़ा इतना पाक हुआ है, बाकी इतना धोने का बाकी है। इसके ऊपर जो डस्ट लगी थी, इसके ऊपर धूल मिट्टी लगी थी, तो अब इतना जो आपका हिस्सा पाक होगा ये, और आपका पूरा कपड़ा पाक है, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट लगी है अभी तक बाकी है। तो जब इस डस्ट वाले हिस्से को आप अच्छी तरह 1 2 3 मरतबा पानी डालेंगे, फिर इसके छींटे उड़ने दो ना, कहीं पर भी उड़ने दो, चेहरे पर उड़ने दो, दीवार पर, बाल्टी पर, कहीं पर भी उड़ने दो। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका जो कपड़ा है, ये कपड़ा पाक हो चुका है। इस पर की जो नजासत थी, नापाकी थी, वो आपने पहले ही रिमूव कर दी। तो बस ये तरीक़ा आप फॉलो करें। एक कपड़ा हो, 1000 कपड़े हो, उसके ऊपर यही तरीक़ा अप्लाई करें। फिर आप टेंशन की जो कतरे हैं, इन कतरों की घबराहट से बच जाओगे, इन कतरों के टेंशन से बच जाएंगे। ठीक है, आप इस पर अमल करके देखिए। दूसरी बात, आपने कहा है कि एक एक कपड़ा धोने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 3 मिनट आपको लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, आपके पास मान लीजिए आप रोज़ाना 10 कपड़ों को धो रहे हैं, तो 10 के 10 कपड़े नापाक हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 10 में से सिर्फ 3 कपड़े नापाक हो, बाकी जो 7 कपड़े ये सिर्फ डस्ट वाले हों, उनके ऊपर मैल कुचल लगा है, या फिर उनको आपने 2 दिन तक यूज़ किया था, अब उसमें से थोड़ी बदबू आ रही है, तो वो नापाक नहीं है, गंदे हैं, नापाक नहीं है। सिर्फ 3 कपड़े आपके नापाक है, और वो 3 कपड़े भी पूरे 100% नापाक नहीं है। उसका किसी का आस्तीन नापाक है, किसी का ये जो कॉलर वाला हिस्सा है वो नापाक है, किसी के जेब नापाक है, किसी का दामन नापाक है। तो जो हिस्सा नापाक है आप उसको धो लें, और बाकी धोने के बाद वो 3 कपड़े और बचे हुए 7 कपड़े सबको उठाकर एक साथ पानी में डाल दें, एक साथ उनको सर्फ में डाल दें, एक साथ उनको वॉशिंग मशीन में डाल दें, मसला आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि नालैन भाई आप इस तरीक़े को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी और बड़ी टेंशन से बच जाएंगे। ख़ास तौर पर ये जो छींटे हैं, ये जो कतरे हैं, इन कतरों की टेंशन से आप महफूज हो जाओगे। ठीक है, रशीदा खान ने भी सवाल किया है और कहती है कि दूसरा सवाल ये है। अच्छा, आपने कोई पहला भी सवाल किया था, देखिए अब आपको समझ में आया होगा ना रशीदा खान। आपका ये जाहिर बात है, ये जो दूसरा सवाल है, तो पहला सवाल हमने कब का आपको रिप्लाई कर दिया है। ये दूसरा सवाल आज हमारी नज़रों के सामने आया है। ये जो कमेंट भी हमें दिख रहा है, ये 12 दिन पुराना है। अभी हम जब आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद भी अब पता नहीं 2 दिन के बाद आपके सामने इसका जवाब आता है या फिर 10 दिन के बाद आता है, ये कोई नहीं है। तो अब जब भी आप सवाल करते हैं तो इंतज़ार करें, सवाल आने के बाद में आपके सवाल का जवाब 100% आपको मिल जाएगा। तो खैर,
रशीदा खान कहती है कि मुफ्ती साहब ये मेरा दूसरा सवाल है कि हदीस में आता है कि हर बच्चे को पैदा होने पर शैतान छेड़ता है, लेकिन दो बच्चे ऐसे हैं जिनको शैतान ने नहीं छोड़ा, जिनमें एक हज़रत मरियम है, दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इन दोनों को शैतान ने नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ा है। इसके बारे में हदीस भी है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों को भी शैतान ने छेड़ा है? अगर हदीस मुबारका में ये है कि हर पैदा होने वाले बच्चे को शैतान छेड़ता है सिवाय दो बच्चों के, जिनमें एक हज़रत मरियम और दूसरे उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों को शैतान ने नहीं छोड़ा, तो इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं निकलता है कि इनको नहीं छेड़ा और बाकी तमाम लोगों को, उनके साथ तमाम अम्बिया को और सबके साथ अम्बिया के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छेड़ा है। तो ये मतलब उसका मफ़हूम मुखालिफ नहीं निकलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदक़े तुफ़ैल में ये पूरी कायनात बनी है। आपके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अम्बिया व रसूल को पैदा किया है, तो आपको शैतान कैसे छेड़ सकता है? ठीक है, शैतान की बस की बात नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़े, पैदा होने के वक्त, उसके बाद में, ज़िंदगी में कभी भी छेड़े, उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, तमाम अम्बिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान की पहुँच से बाहर है। अच्छा, मेरा नाम निसार अहमद। अच्छा, मेरा नाम निसार अहमद है। मुझे फिट आती है। फिट, अच्छा, बीमारी है, आपको एक बीमारी है, फिट की बीमारी है, फिट आती है। तो इस फिट के आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। प्लीज़ कोई इलाज बतलाएं और मेरे लिए दुआ करें। देखिए निसार भाई, इसके लिए आप किसी अच्छे हकीम, किसी अच्छे डॉक्टर से मुलाकात करें और ये 2-3 महीने, साल भर का कुछ इलाज होता है, ये इलाज कंटिन्यू करवाएं। इंशाल्लाह आपकी ये जो फिट का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगे। इसी के साथ हम भी और हमारे जितने भी सामईन हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे निसार भाई के लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। इसी के साथ साथ आप कुरानी एक आयत है, एक सूरह है, सूरह अलम नशरा, 30वें पारे के अंदर सूरह अलम नशरा है। इस पूरी सूरत को 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ ले। पढ़ने के बाद किसी पानी पर दम करें, एक बोतल में दम करें और वो पानी आप रोज़ाना पीते रहे जब तक आपका इलाज चल रहा है। इलाज भी चलने दे और ये पानी भी आप पिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम की इस सूरत के पढ़ने की बरकत से आपकी बीमारी को ख़त्म फरमा देंगे। अरबाज खान ने भी सवाल किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं नापाक कपड़े धोती हूँ, धोती हूँ, ठीक है, धोने के कपड़े पर मनी लगी हुई होती है, तो उसके कुछ छींटे मेरी बॉडी पर लग जाते हैं। फिर मैं नहाने लगता हूँ तो कुछ छींटे बाल्टी में चले जाते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि जो छींटे हैं ये मेरी बॉडी के ऊपर भी रह जाते हैं। फिर बाद में मैं तौलिया इस्तेमाल करता हूँ, उस पर भी चले जाते हैं। फिर मैं अपने बाथरूम से बाहर आता हूँ तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। फिर मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने बेडरूम जाता हूँ तो बेडरूम में मेरी बेडशीट पर और फिर मेरी अलमारी के सामने पूरे घर नापाक हो जाते हैं। देखिए, अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे ना, इन कतरों के पीछे, तो ये कतरे आपको चैन और सुकून की सांस लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। तो इससे पहले हमारे एक दोस्त ने, हमारे एक भाई ने या हमारी बहन थी, उन्होंने सवाल किया था कपड़े धोने के ताल्लुक़ से और छींटे उड़ने के ताल्लुक़ से, तो उनको जो हमने जवाब दिया है उसी जवाब के ऊपर आप अमल करें। फिर भी अगर उड़ जाते हैं छींटे तो उनको धो ले, कोई मसला नहीं होगा। मोहम्मद शफ़ीक़ का सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, आपके पास जो अंगूठी है मुझको लगता है कि वो हुरूफ़ मुक़त्तात वाली अंगूठी। अच्छा, जी, हमारी ये जो अंगूठी है हुरूफ़ मुक़त्तात वाली अंगूठी है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, जिसके ऊपर शीशा भी लगा हुआ होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने भी अंगूठी ख़रीदी है जिसमें से हुरूफ साफ नज़र आते हैं, बिल्कुल हुरूफ तो साफ नज़र आते हैं। अब हम इस अंगूठी को पहनकर वॉशरूम जा सकते हैं या वॉशरूम जाने से पहले निकाल कर रखना ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए शफ़ीक़ भाई,
अगर आपने ये अंगूठी ख़रीद ली है तो ख़रीदने के बाद इसको पहन सकते हैं, पहनने के लिए कोई मुमानियात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ये पहन लिया है तो चूंकि इसके ऊपर जो हुरूफ लिखे हुए ये साफ़ साफ़ नज़र आते हैं बाहर से। इस तरह आप अगर देखोगे तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़र आता है, कुछ आयत होती है फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा। इसी तरह अंदर में जो हुरूफ मुक़त्तात लिखे हुए वो भी साफ़ साफ़ नज़र आते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो इस नज़र आने वाली अंगूठी को अगर आप इस तरह हाथ में पहनकर वॉशरूम जाते हैं तो फिर ये कुरान करीम की आयत की बेअदबी के अंदर शुमार होता है। तो जाहिर सी बात है अब ये मकरूह होगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप जब भी वॉशरूम का इरादा करें इस तरह हाथ में से निकाल लें और आपका ये जो जेब है, ऊपर वाला जो जेब है वहाँ पर रख लें, या फिर बाहर रखने का कोई इंतज़ाम है, कोई रैक वगैरह है तो उस रैक में रख दें, आपकी अलमारी में रख दें, उसके बाद में वॉशरूम चले जाएँ। ठीक है, ये तो मसला है। अगला सवाल है महविश का। कहती हैं कि मुफ्ती साहब क्या लड़कियों के लिए प्रोफेशनल मेकअप करने का तरीक़ा सीखना और उसके बाद ब्यूटी पार्लर डालकर कमाई करना जायज़ है या नहीं? महविश, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो औरतों के मेकअप होते हैं इसकी शरई हद क्या है। पहली बात तो ये भी समझना है कि जायज़ है या नहीं। नाजायज़ तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि औरतों के लिए खूबसूरती बढ़ाने के सामान का इस्तेमाल करना, इसी तरह अपने बालों को संवारना, अपने चेहरे को संवारना, अपनी बॉडी को संवारना, शौहर को खुश करने के लिए न सिर्फ ये कि जायज़ अमल है बल्कि एक अफजल, एक मुबाह चीज़ है, करना चाहिए। इसके बरखिलाफ़ हमने देखा है कि बहुत सारी औरतें ख़ुद इसलिए सजती संवरती है, औरतें इसलिए बनाव सिंगार का इस्तेमाल करती है कि उन्हें जाना है शॉपिंग मॉल में, उन्हें जाना है किसी शादी हॉल में, उन्हें जाना है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, उन्हें जाना है ट्रैवलिंग के लिए, उन्हें जाना है घूमने के लिए, इसलिए वो मेकअप करती है, इसलिए वो खूबसूरती के सामान इस्तेमाल करती है। अगर शौहर को खुश करने के अलावा और किसी काम के लिए वो मेकअप करती है, किसी बनाव सिंगार करती है, तो ये नाजायज़ चीज़ है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ ले कि खूबसूरती को बढ़ाने वाली चीज़ों का, यानी जो आपके प्रोफेशनल मेकअप के जो सामान किट होती है, इस किट का इस्तेमाल करना सिर्फ शौहर को खुश करने के लिए हो सकता है, और दीगर के लिए, औरतों के सामने बनने संवरने के लिए वो भी जायज़ नहीं है, बाज़ार में घूमने के लिए भी नहीं है, फंक्शन में जाने के लिए नहीं। शादी ब्याह का जो आजकल का हमारा मौसम चल रहा है, औरतें वहीं पर अच्छे कपड़े पहन कर जाती है, वहीं पर खूबसूरत बनकर जाती है। घर में वो ऐसी रहती है जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके ऊपर है, उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, उसके कपड़े गंदे संदे हैं और बड़ी अजीब तरीके से औरतें अपने घरों में रहती है। तो ऐसा उनके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बात जब क्लियर होगी तो आप ये समझ ले, अगर ख़ुद आप अपने बारे में सवाल कर रही है, ठीक है, अगर आप ख़ुद अपने बारे में सवाल कर रही है कि आप प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहती है, तो आप यहाँ पर देखिए बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पर आप जाएगी और ये जो मेकअप सीखेंगी तो वहाँ पर मर्दों से सीखना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। अगर बाकायदा फुल औरतें वहाँ पर है, सिर्फ औरतें आपको सिखा रही हैं, तो वो इजाज़त है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों को सीख सकते हैं जो शरीयत के अंडर हो, शरीयत से बाहर वाली जो चीज़ें आप वो सीख नहीं सकती। मान लीजिए शरीयत के अंडर में क्या है, शरीयत ये कहती है कि औरतों के लिए अपने जो बाल है उन बालों का काटना जायज़ नहीं है, तो आप बालों की कटिंग नहीं सीख सकती। दूसरी ये कि औरतों के जो मान ली भवों के जो बाल है इनका निकालना जायज़ नहीं, आप उनको सीख रहे। इस तरह जो कांटे होते हैं, इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा करके जो निकाला जाता है ये आप सीख नहीं सकती है। इसी तरह बहुत सारे जो रंग रोगन होते हैं उनका इस्तेमाल करना, इस तरह इस्तेमाल करना कि आपकी खिलकत ही बदल जाए, आप क्या थी क्या हो गई, इस तरह का सीखना ये भी जायज़ नहीं है जो शरीयत के अंडर में। नाजायज़ चीज़ों के इस्तेमाल से भी आपको बचना है, सिर्फ हलाल और जो पाक चीज़ें होंगी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी होगा। और जब आप सीख गई तो सीखने के बाद अगर आप ब्यूटी पार्लर बनाना चाहती है, ब्यूटी पार्लर की स्टार्टिंग करना चाहती है, तो वहाँ पर भी आप फेल हो जाओगी, क्योंकि आप कहोगी कि मैं सिर्फ वही काम करूँगी जिसकी शरीयत में उसको इजाज़त देती है, तो आपके पास कस्टमर आने वाले नहीं।
क्योंकि कस्टमर आपके पास वही आएंगे जो आपको आपके पास ये ऑर्डर करेंगे कि मुझको फुल बॉडी का मसाज चाहिए, मुझको फुल बॉडी का मेकअप चाहिए, मुझको टैटू बनाना है, मुझको ये भौं के बाल है वो निकलवाने हैं, या मुझको ये मेरे जो बड़े बड़े बाल हैं उनकी हिप्पी कट करवानी है। ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें और ऐसी ख़वातीन आपके पास आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी दुकान भी फेल हो जाएगी। तो आप, हमारी राय ये है, हमारी पर्सनल और ज़ाती राय ये है कि आप ये जो ब्यूटी पार्लर का जो प्रोफेशनल काम है ये न सीखें, छोटा मोटा सीख ले ताकि आप ख़ुद अपनी खूबसूरती का ख्याल कर सकें, या आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो सहेलियां हैं, जो छोटा मोटा जो मेकअप का काम होता है वो आप घर बैठ कर के कर सकें। बस इतना कीजिए। दुकान डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बाकायदा प्रोफेशनली आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि प्रोफेशनली तौर पर अगर आप स्टार्ट करोगी तो आपके पास शरीय एतबार से काम करने के लिए कस्टमर मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, बाकी आप आगे देख लीजिए। इतने सवालात, इनके अलावा और जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।